हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम नीट और सीबीएसई और जेएंडके बोर्ड की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं नए साल पर, जिसमें आप जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जहाँ सीबीएसई के पेपर भी आने वाले हैं, तो ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने अल्फा पार्टिकल्स को फेंका था एक गोल्ड फाइल्स के ऊपर। तो फिर उसने क्या उधर स्टडी किया था वो हम पढ़ेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन क्या निकला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्चुअली आप देखिए कि उसने क्या किया कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये हम मान लेते हैं एटम है। तो आपको पता है ये आ गया एटम, उसने लिया था गोल्ड का। तो वहां से इसने फेंके थे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हीलियम। हीलियम पॉजिटिव, तो हीलियम न्यूक्लियस। अब मान लो कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से गए तो उसने क्या स्टडी किया? उसने देखा कि जो कुछ पार्टिकल जो थे वो वहां से न्यूक्लियस से वापस आ गए। जैसे गए और यहाँ क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और उसने देखा कि कुछ पार्टिकल वापस यहां से मुड़ गए ऐसे। लेकिन जो पार्टिकल यहां से वापस मुड़े हैं वो बड़े कम थे। मतलब कि उसने स्टडी किया कि सिर्फ आप ऐसे मान लो कि 1/8,000, बहुत कम। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की लाइनें याद रखनी है कि जो रिट्रेस हुए वो बहुत ही कम थे। जैसे 8,000 में से कम एक पार्टिकल वापस आया। फिर उसने सेकंड पार्टिकल दिया कि आपको पता चलेगा कि क्यों आ रहे हैं वापस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए ये पार्टिकल जो वापस आते हैं। सेकंड उसने देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब पार्टिकल वापस जाने लगे, जैसे और पार्टिकल की, जैसे ये देखो ये सेकंड पार्टिकल था। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को ना डायग्राम नहीं ड्रा करना आती है। हमने 90% केसेस में देखा कि बच्चे एक्सपेरिमेंट की डायग्राम में गलत ड्रा करते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या गलती होती है। जैसे ये पार्टिकल जाता है, तो ये पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस के पास से निकलेगा ये, तो ये रिपेल इसको, ये वाला न्यूक्लियस इसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये पार्टिकल ज्यादा मतलब कि यहाँ से जब डिफ्लेक्ट होगा। और ये जो एंगल होता है, जैसे मान लो ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन मानूं, तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा आप नोट कर लो, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो आपने ये ड्रा करना है कि जैसे इस केस में ये वाला पहला पार्टिकल था, इस केस में अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं तो इस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना बनेगा? इस केस में एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा वापस मुड़ गया। आपने एंगल यहां से लेना है ऐसे, ये वाला एंगल लेना है। तो ये एंगल तो 180 डिग्री हो गया। फिर ये वाला एंगल जो होगा थोड़ा सा दूसरे पार्टिकल जो बिल्कुल पास होगा उसका, चलो हम एग्जामिन कर लेते हैं। चलो जी 150 हो गया। अब मान लो थोड़ा सा और पार्टिकल जो ऊपर से निकलेंगे वो थोड़ा सा कम बैंड होंगे। मान लो जी इनका कोई एंगल जैसे हम लिख लेते हैं 120 डिग्री। फिर थोड़ा सा आप और ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि वो 90 डिग्री पर चले जाएं। तो ऐसे करते करते एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग है वो घटेगा, तो फिर एंड में कुछ पार्टिकल है पैरेलल चले जाएंगे। तो ये वो बच्चों, ये डायग्राम जो है इसको समझना है। ये नहीं कि ऐसे अपनी मर्जी से लाइनें खींचनी है। आपने ये ड्रा करना है कि जो न्यूक्लियस के पास निकलेगा उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 होगा, उससे ऊपर घटेगा, घटता 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 ऊपर जाकर वो टॉप में जीरो हो जाएगा। इस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो जीरो हो जाएगा। ये आपको ट्रेजेक्ट्री ड्रा करके क्वेश्चन आता है कि ड्रा द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो ये आपको नोटिस करना है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर देखो कंक्लूजन जो मेन था, यहाँ पर दूसरा क्या कंसेप्ट इधर से आता है कि आपने देखा कि ये जो एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो यहाँ से इसने एग्जामिन क्या किए, ये जो स्टडी करने वाला है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, और इसके बीच में ग्राफ ड्रा किया एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में।
एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये देखो यार नोटिस, अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, देखो एंगल ऑफ स्कैटरिंग और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ग्राफ जो है ये ऐसा ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है ऐसा। अब देखो ये क्या बताता है कि ये देखो ये मान लो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, अगर ये पॉइंट क्या बता रहा है, यहाँ पर देखो इसको मैं नीचे ड्रा करूंगा तो ये आ गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग मान लो 30 डिग्री। यहाँ पर ड्रा करते हैं इस पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो 150 एज अज्यूम करते हैं। तो क्या यहाँ से एग्जामिन हो रहा है, यहाँ से ये पता चला कि जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आपके ज्यादा है, और अगर आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम है। यही हमने देखा यहाँ पर कि जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपका ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा के लिए बड़े कम पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो ज्यादा अगर आपका स्कैटरिंग एंगल घटता चलेगा तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए यहाँ पर ज्यादा है। तो ये आपको यहाँ से ग्राफिकली यहाँ से रिप्रेजेंट होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड होते हैं, इसका एक फार्मूला भी होता है 1/sin⁴ θ/2। ये भी आपने रिलेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आपको आ जाते हैं पेपरों में करना। कि सबसे पहले इस ग्राफ से क्या आपने सीखा कि अगर आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर कम है, वो स्कैटर्ड कम हुए, और अगर आपका घटते घटते एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो कम हो जाता है, जैसे ऊपर वाले केसों में एंगल ऑफ स्कैटरिंग घट जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो यही उसने स्टडी किया कि उसने कहा था कि जो स्कैटर्ड होंगे वो बड़े कम पार्टिकल हैं, जो पास हो जाएंगे अनडिविटेड वो ज्यादा पार्टिकल होंगे। और उसी से स्टडी हुआ, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो एटम है, एटम का सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो न्यूक्लियस जो है वो बड़ा छोटा होगा, और न्यूक्लियस के आगे पीछे की जो स्पेस होगी वो काफी ज्यादा होगी। तभी तो अगर स्पेस ज्यादा होगी तभी तो वो पार्टिकल अनडिविएटेड निकल जाएंगे, और न्यूक्लियस अगर बड़ा होता तो फिर डिविएशन ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये वाला ग्राफ आपको इसको नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम ऐसे फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1, नंबर ऑफ पार्टिकल 2, इसका रिवर्स रिलेशन आएगा, तो इसमें लिख दोगे sin⁴ θ2/2 और sin⁴ θ1/2। मतलब ये कई बार न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में कि आपको पूछेगा कि n1 पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं इस एंगल पर, तो बताएगा कि इस एंगल पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। तो ये आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं छोटा सा, ताकि आपको ये पता चले इस फार्मूले को कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, हम ले लेते हैं यहाँ पर कि वो बोल रहा है, वो आपको बोलता है कि अगर आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो 8100 हैं। तो बताइए कि अगर आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है, जैसे इसको θ1 ले लेता हूँ, अगर आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग 120 होगा तो बताओ कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं लेना देना, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी चीज़ लिखी है वो आपको सब करनी है। तो बच्चों इसको कंपेयर कर लीजिए, जैसे इस फार्मूले में n1 कितना है, जैसे मैं लिखता हूँ 8100 और n2 मुझे निकालना है। अब देखो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ sin⁴ θ2 कितना है 120/2, यहाँ पर लगाओ नीचे sin⁴ 60/2, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 60। तो sin60 की वैल्यू कितनी होगी √3, तो √3⁴/2 और नीचे ये कट जाएगा तो आएगा sin30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो 1/2⁴। तो ये इससे कट जाएगा, बाकी बचेगा √3 को 4 बार लिखो तो क्या आएगा आपका 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर n2 निकल जाएगा आपका 8100/9 = 900। ये आपका आंसर हो गया कि आप कैसे इस फार्मूले की मदद से आप बता सकते हो। ये पहला कंसेप्ट आपका
कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर अलग अलग एंगल्स के ऊपर कैसे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स बता सकते हैं। वो आपको जो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसमें मेन क्या था कि जब उसने अल्फा पार्टिकल फेंके उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स स्कैटर्ड बैक एंड एज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग डिक्रीजेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते इंक्रीजेस, नंबर ऑफ अनडिमिटेड पार्टिकल्स इंक्रीजेस। वही ग्राफ से आपने देखा कि अगर आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम रखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे, अगर आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा रखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो घटते जाते हैं। अब देखते हैं मेरा इसका सेकंड प्लेस में जो कंसेप्ट यूज होता है वो आप देखो। इसमें सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ेंगे यहां पर इंपैक्ट पैरामीटर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, ये इंपैक्ट पैरामीटर जो है इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर किसके बराबर होता है। इसका फार्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई K। K मीन्स किनेटिक एनर्जी। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे B जो होता है, ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है, ये देखो यहाँ पर किन पर डिपेंड करेगा, Z के ऊपर और इसके ऊपर और किनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कांस्टेंट कर दो सभी जगह, कांस्टेंट Z अपॉन tan θ/2 इंटू किनेटिक एनर्जी। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है, ये भी अगर आपका किसी कोई आपने खास कोई एलिमेंट लिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर भी फिक्स होगा, किनेटिक एनर्जी होगी जो आपने अल्फा पार्टिकल फेंके उनकी भी फिक्स है। तो यहाँ पर इंपैक्ट पैरामीटर जो इन्वर्सली पोर्शन को आ जाएगा tan ऑफ θ/2 ये। तो चलो पहले हम इंपैक्ट पैरामीटर आपको बता देंगे इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, तो अब मान लो कि ये इसको मैं मानता हूँ जो न्यूक्लियस के साथ वाली लाइन है इसको भी बेस लाइन मान लेता हूँ। मान लीजिए मान लो रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन है। अब मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल जा रहा है ये इसकी वेलोसिटी v है, ये इसकी आगे वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां से इस पार्टिकल से लेकर इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर और इस रेफरेंस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है, इसलिए बताया कि ये इंपैक्ट पैरामीटर जो है इट इज, आपने क्या देखा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ θ/2, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल। अब ऐसा याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल, मतलब कि अगर स्कैटरिंग एंगल आपका ज्यादा होगा तो इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो कम होगा। तो देखिए अभी हमने पीछे स्टडी किया कि स्कैटरिंग एंगल ज्यादा कहां पर होता था, यहाँ पर पास में, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ से पास से निकलते थे, जैसे ये पार्टिकल निकला था इसका तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री था। फिर इसी तरह जो जो हम ऊपर जा रहे थे तो इनका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा था, तो इससे थोड़ा और आया तो थोड़ा और घटा। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए यहाँ पर कि जो जो इंपैक्ट पैरामीटर कम होता चलेगा, तो कहने का मतलब कि स्कैटरिंग एंगल जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपने देखना है कि अगर स्कैटरिंग एंगल आपका ज्यादा है तो इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो घटेगा। तो कहने का मतलब कि आप इसको ऐसे दे सकते हो कि इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, आप खुद बताओ, अगर इंपैक्ट पैरामीटर यहाँ पर 0 होगा, 0 का मतलब कि ये पार्टिकल बिल्कुल इस लाइन पे चलेगा। अगर पार्टिकल इस लाइन में चलेगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना आएगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपने देखा था 180 डिग्री आएगा। तो आप इस फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा भाई आपका स्कैटरिंग एंगल 360 डिग्री है,
तो बताइए जी आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा। इस तरह आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो कि इफ आपका बी आपका 0 है, इस फार्मूले से स्टडी कर लो। अगर बी 0 होगा तो आपका कॉट थीटा बाई 2 भी 0 होना चाहिए। और कॉट थीटा 0 कब होता है, जब आपका कॉट 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2, और ये कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई। यही हमने प्रूव किया था अभी कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाता है तो पार्टिकल वापस रिट्रेस हो जाता है 180 डिग्री पर। उसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। इस तरह आपको डिफरेंट पूछ सकता है कि बताइए कि एंगुलर स्कैटरिंग अगर 60 डिग्री है तो बताओ इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अब देखो यहाँ पर मेन जो है कई बार एक तो ये क्वेश्चन आपको किसी नीट के एग्जाम में पूछ सकता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर हो गया, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। ये आपने चीजें नोट करनी है यहाँ पर, इसको नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या कहता है कि मान लो कि अगर आपके पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, Z। अब मान लो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e। ये आपने स्टडी किया कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो 2e। अब मान लो जब ये चलेगा, अल्फा पार्टिकल यहाँ पर चलेगा तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा होगा। अब ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटेगी